गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक वाइब्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत सारे आते हैं और हमें कभी नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं, कभी पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, इसी में हमारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होता है और हमें सक्सेस भी तभी मिलती है, जब हम इन सब चीज़ों में से बाहर आ सकें। लेकिन बाहर कैसे आएँ? बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द घूमती रहती हैं। हम उनको कैसे देखकर पहचान सकते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है, नहीं है या फिर हमारे लिए वो इंसान अच्छा है या वो दूसरा इंसान अच्छा है, कैसे पहचानें? बस यही सब सवाल बहुत सारे हमारे मन में आते हैं और इन्हीं तरह के बहुत सारे सवाल, विचारों को हमारे जिसमें आंसर्स देती हैं हमारा बीना गुप्ता जी। बीना जी को का स्वागत करते हैं। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पहले प्रोग्राम की शुरुआत करें। गायत्री मंत्र से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मंत्र भी बताया गया है। परम पिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर है और अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेज सकते हैं। अ, बीना जी, ज़िंदगी में जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारे उतार-चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव, पॉज़िटिव चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या कोई ऐसी क्योंकि जिस तरह से आपने हाथों के बारे में भी बताया हमें, क्या हमारी बॉडी या फिर बॉडी लैंग्वेज जो कहा जाता है, हाव-भाव कहे जाते हैं, क्या उनसे भी क्या हम अपने सामने वाले को पहचान सकते हैं और क्या ये हम जान सकते हैं कि वो नेगेटिव वाइब्स हमें दे रहा है या फिर क्या चीज़ हमारे लिए पॉज़िटिव है? आपका बहुत अच्छा सवाल है बिंदु, क्योंकि जैसे हमने हाथ की रेखाओं के बारे में बताया कि हाथ को देखकर हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का चेहरा कैसा है, चेहरे के ऊपर उसकी भौहें कैसी हैं, नाक कैसी है, लिप्स कैसे हैं, चिन कैसा है या उसकी बॉडी फिगर कैसी है, उसको देखकर भी हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि इस मनुष्य का स्वभाव या व्यवहार किस तरह का रहेगा। तो अगर किसी को ये विद्या आती है, तो वो दूसरे व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, उसका सही निर्णय लेने में उसकी मदद भी करेगा। तो जब किसी व्यक्ति को अगर ये ज्ञान है, तो वो क्या होगा कि सामने वाले को पहचान जाएगा और अकॉर्डिंगली अपना मतलब जो प्लानिंग है उसको देखेगा कि मैं इससे किस तरह से क्या काम करवा सकता हूँ, तो वो ज़्यादा सफल होगा। और कई बार तो लोगों को इससे मनोरंजन भी प्राप्त होता है कि मतलब समझ जाते हैं कि अच्छा ये हमें बुद्धू बनाने वाला है, तो कभी-कभी बुद्धू बनने में भी बड़ा मज़ा आता है कि चलो इसको बनाने दो, हम भी बनते हैं। क्योंकि पता है कि वो सामने वाला बुद्धू बनाने वाला है हमें। और ये ऐसा नहीं कि आज से ही है, हमारे यहाँ मतलब सदियों से अगर हम अपने शास्त्रों को भी देखें, तभी से मतलब ये चली आ रही है, महाभारत है, रामायण है, अगर और हम ग्रंथों को भी देखें, तो उनमें भी देखिए कि मतलब व्यक्ति सामने वाला कैसा है, उसको देखकर बताया जाता था। अगर हम रामायण की बात करें तो इसमें जब सीता जी लंका में थीं, अशोक वाटिका में, तो त्रिजटा थी उनको डरा रही थी कि राम की मृत्यु हो गई है, ये देखिए राम का शीश है, इस तरह से डरा रही थी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे शरीर के अंगों की इस तरह की बनावट है, वो शुभ लक्षणों वाली है और मुझे सौभाग्य प्राप्त है। तो राम की मृत्यु हो ही नहीं सकती, नहीं तो मेरे ये लक्षण झूठे हो जाएँगे। तो पहले ऐसा नहीं है कि मतलब देखो महिलाओं को भी इस चीज़ का ज्ञान था।
ऐसा नहीं कि हमारा ये ज्ञान सिर्फ पुरुषों को ही रहता है, महिलाओं को भी इस तरह का ज्ञान था और प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। और अगर हम आज के विज्ञान की बात करें, आधुनिक विज्ञान की बात करें और जो वो खोज कर रही है, उसने इस विद्या को और भी ज़्यादा विकसित किया है। तो इसलिए अब ये मतलब जो ज्ञान है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे अगर बालों और चेहरों का जो अध्ययन करते हैं, जिसमें माथा, आँखें, भौहें शामिल होती हैं, तो व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और जीवन शक्ति का वो बताती हैं कि ये किस तरह से सहायक बनेगा। जो चेहरे का जो माथा है वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बताता है, क्योंकि अगर जैसे चौड़ा है तो उसकी अपनी होगी, छोटा है किसी का माथा, देखिए सबका एक तरह का माथा नहीं होता है, ये इसका जगह होती है। क्योंकि यहाँ हमारे पास में समय के अभाव है तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। और आंखें तो हम कहते हैं कि ये अंतःकरण के जो झरोखे हैं, कि आंखों को देख के इंसान पहचान जाता है कि इसकी आंखें क्या बोल रही हैं। क्योंकि चालाक व्यक्ति होता है, देखिए उसकी पुतली जल्दी जल्दी से हिलती है, इधर उधर जाती है। तो आंखें हमारी इस तरह से बताती हैं, आंतरिक मतलब उसकी मन स्थिति में क्या चल रहा है उसे बताती हैं। अगर भौहों के बालों की हम बात करें तो वो भावनात्मक, उसके भाव कैसे चल रहे हैं उनको भावनात्मक स्वभाव को दिखाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये पता है तो इसके आधार पर क्या होता है कि सामने वाले के व्यक्ति का कैसा स्वभाव है, उसकी मानसिक स्थिति किस तरह की है, उसे वो महसूस कर सकता है। इस अगर विद्या को हम समझ लेते हैं तो व्यक्ति व्यवहार कुशल बन जाता है और इससे उसके जो रिश्ते हैं वो मजबूत भी होते हैं। तो इसकी एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। मतलब एक जैसे गांव में एक एक व्यक्ति रहता था, तो वो गांव के लोगों को बहुत अच्छे से समझता था क्योंकि उसको ये विद्या आती थी। तो वो उसने क्या करा कि अपने अंदर गांव के लोगों को समझ के बहुत सुधार करा। इससे क्या हुआ, उसके रिश्ते लोगों के साथ में बहुत अच्छे बनते चले गए। वो गांव में सबके लिए एक बहुत मतलब कहते हैं ना जैसे सम्मानदायक या मतलब प्यार करने वाला इंसान हो गया। तो अगर हमको ये व्यवहार करना आ जाता है तो हम निश्चित रूप से अपने व्यवहार कुशल बन जाते हैं। जी। तो एक मेरे मन में आता है सवाल कि जैसे कि हमारी गालों में बहुत लोगों का हम देखते हैं गड्ढे पड़ते हैं। क्या जो गालों पे गड्ढे पड़ते हैं, क्या उससे भी हम इंसान के व्यक्तित्व को या फिर उसकी जीवन शैली को पहचान सकते हैं? से हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसके गालों पर गड्ढे पड़ते हैं वो उसकी लंबी आयु होती है। और देखिए ऐसे व्यक्ति हमेशा हंसमुख और प्रसन्न रहते हैं। तो हंसमुख रहेंगे तो वो स्वस्थ भी रहेंगे। तो इसलिए ऐसे जो गाल जिनके गालों में खड्डे पड़ते हैं वो मिलनसार भी होंगे, क्योंकि हंसमुख है, प्रसन्न है, तो मिलनसार भी होंगे और वो जीवन का पूरा आनंद खुलकर लेते हैं। और उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि उनके अंदर एक आकर्षण का गुण होता है। देखिए हमको वो अच्छे लगते हैं ना, जैसे आपने कहा कि वो बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो सबके बीच में लोकप्रिय भी बनते हैं, क्योंकि उनके का जो जीवन में जो देखने की दृष्टि होती है, कहते हैं ना कि सकारात्मक या नकारात्मक, हम कैसे किसी के बारे में सोचते हैं, तो वो सकारात्मक देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं हर किसी में। और चाहे कितनी भी कठिन परेशानियां आए उसमें भी वो खुश रहने की कोशिश करते हैं कि मैं खुश रहें। तो ऐसे लोग जो होते हैं, क्योंकि उनकी मिलनसारिता है, तो जो सामाजिक जीवन होता है, कहते हैं ना समाज में का काम करना होता है, तो उसमें वो बहुत सक्रिय होते हैं क्योंकि उनको सबसे मिलने में अच्छा लगता है। तो उनके सबके साथ में संबंध भी अच्छे बनते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो। और उनकी हंसी की वजह से उनके अंदर अपना आत्मविश्वास रहता है, क्योंकि सबके साथ उनके संबंध अच्छे हैं। और हर चारों तरफ देखो तो वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करते रहते हैं। तो इसलिए वो ज्यादातर सफल भी बनते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर हम बात करें जैसे नाक, दांत, होठ, गर्दन, तो इनके अनुसार भी हम व्यक्ति के आकार को देखकर, मतलब उसके आकार को देखकर, उनके आकारों को देखकर, जी। तो उस व्यक्ति के स्वभाव को या उसके जीवन के पहलुओं के बारे में पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये खड्डों से ही पता लगेगा कि गालों में खड्डे पड़ रहे हैं तो वो कैसा है। इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो जो हमारे अंग हैं,
मतलब बॉडी लैंग्वेज, जैसे हमने भी पहले ही बात की कि बॉडी लैंग्वेज अभी आप भी बता रहे हैं, तो किस तरह से इंसान के स्वभाव को बताती है, क्या कैसे दर्शाती है? कुछ हमें बताइए। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको नाक, कान इनसे भी बता सकते हैं, मस्तिष्क से भी बता सकते हैं। अगर जैसे कहते हैं हमारे यहाँ जो लोकोक्ति है, मतलब जो गाँव जो हमारे बहुत इंटीरियर गाँव होते हैं, वहाँ लोकोक्तियाँ होती हैं कि सिर पर मतलब पैर बड़ा गँवार का, सिर सिर बड़ा सरदार का। मतलब सिर अगर बड़ा है, तो उसके अंदर बुद्धि ज़्यादा है। तो इस तरह से जो हमारा मस्तिष्क का आकार है, वो व्यक्ति की मानसिक शक्तियों को और स्वभाव को दिखाता है। अगर किसी के भरे हुए कंधे हैं, तो वो मतलब स्वस्थ रहेगा, उसके अंदर शक्ति रहेगी। जबकि अगर किसी की चौड़ी और सीधी पीठ है, तो वो उसका सौभाग्यशाली जीवन रहेगा। ऐसे अगर किसी की कहते हैं छाती मजबूत है, तो उसके अंदर कहते हैं ना मजबूत छाती है, मतलब उसके अंदर बल है। अगर किसी का मतलब एक तो ये है कि पेट बढ़ा हुआ वैसे हो कि मतलब जैसे ज़्यादा खान-पान की वज़ह से, और एक किसी का कुदरती बढ़ा हुआ होता पेट है। तो अगर ऐसा पेट है जो कि उसका नेचुरल है, तो वो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। अगर किसी की जो बाजू हैं, वो गोल और भरी हुई हैं, तो उसके अंदर मतलब राशि ठाट-बाट होता है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि मतलब ये व्यक्ति किस तरह का होगा। किस व्यक्ति के देखिए सिर्फ़ अंगों से नहीं, चलने, बैठने, रहन-सहन से भी स्वभाव का पता लगता है। अगर कोई व्यक्ति ज़ोर-ज़ोर से चल रहा है, ठीक है ना? तो वो अभिमानी होगा, उसके अंदर अहंकार होगा। जबकि धीरे-धीरे चलने वाला शांत और न्यायप्रिय होगा। अब देखिए बालों से, जैसे रहन-सहन से मैंने कहा था, अगर किसी के बिखरे हुए बाल हैं तो हम क्या कहते हैं? कैसा बना हुआ है? इसके मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी रहने की मैनर्स नहीं है, हम यही कहते हैं। तो ऐसे मैले हाथ हैं, पीले दाँत हैं, तो क्या है? ये दरिद्रता का एक तरह से मतलब उसके अंदर कोई रहने का मैनर्स नहीं है। जबकि अगर साफ सुथरे कपड़े हैं, वो तरीके से रहता है, तो हम क्या कहते हैं? देखो कितने तरीके से रहता है, इसका मतलब उसके अंदर स्वाभिमान है अपना। अगर चेहरे पर किसी के स्थिर भाव हैं, तो वो उसकी प्रतिभा को दिखाते हैं, कहते हैं कितना शांत है, कितना प्रतिभाशाली है। और अगर किसी के चेहरे के भाव बदलते रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या करेगा? मतलब उसके अंदर अस्थिरता है, उसका द्वंद चल रहा है कहीं न कहीं। तो इस तरह से अगर हम इसमें थोड़ा-सा अपने आप को एक्सपर्ट बनाएँ, तो हम समझ सकते हैं। अगर हम सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बात करें, तो शरीर और मन की जो अस्वस्थता है, वो चेहरे के ऊपर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कि अगर हमारे मन में कोई द्वंद चल रहा है, तो वो हमारा चेहरा देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति खुश है या किसी द्वंद में फँसा हुआ है, इसके अंदर कैसा चल रहा है। ये मतलब शांत है या अशांत है। तो इसलिए हमेशा वैसे हमको प्रयत्न करना चाहिए कि दूसरे के गुणों को हम बढ़ाएँ और उसके अंदर जो भी अवगुण हैं, दोष हैं, उनको हम समझें, ताकि मतलब वो भी निराश नहीं हो और हम उनको सुधार भी सकें। क्योंकि लेकिन वो हम कर कब सकेंगे? जब हमारे अंदर ये गुण होगा कि हम सामने वाले को देखकर उसे समझ सकें कि इसके अंदर अभी क्या चल रहा है। जी, तो दोस्तों, अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो इतने सारे पॉइंट्स बीना जी ने बताए हैं, आप उनको देखिए और फिर जज कीजिए। जजमेंटल मत बनिए, बट जज ज़रूर कर सकते हैं कि वो आपके लिए पॉज़िटिविटी लेकर आ रहा है या नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। और जैसे कि बीना जी ने कहा कि अगर उसके अंदर नेगेटिविटी है भी है, तो आप उसकी नेगेटिविटी को भी दूर कीजिए, ये नहीं कि उसको छोड़ दीजिए। और अभी टाइम हो गया है डेमो सेक्शन का, तो आज हम क्या करने वाले हैं अपनी हेल्थ के साथ? हेल्थ को लेकर हम कौन-सा पॉइंट समझेंगे आज? देखिए, आजकल हम बहुत कहते हैं आलस आ रहा है। आलस एक बहुत बड़ा रोग बनता जा रहा है और आलस को ख़त्म हम अपने योग के माध्यम से ही कर सकते हैं। और आजकल बच्चे हों, बड़े हों, सबको ये कहते हुए सुना जाता है कि मन नहीं कर रहा है। तो इसलिए योग बच्चे हों, बड़े हों, सबके लिए बहुत आवश्यक है। और आलस तो ऐसा है कि जिसमें कि व्यक्ति काम को आज की जगह कल और कल की जगह परसों पे टालता रहता है।
उसको कोई ना दिशा मिलती है, ना उसके अंदर कोई उत्साह रहता है, ना एनर्जी बचती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आलस है। तो इसलिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव गुण है, नकारात्मक गुण है। और ये व्यक्ति के विकास और समाज के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि इससे जो व्यक्ति है उसकी कार्य क्षमता घटती है, उसके जो प्रगति के अवसर हैं कि वो आगे उन्नति करेगा वो सब बंद हो जाते हैं। उसके जो गुण हैं अंदर के वो निकल कर नहीं आते, क्योंकि उनको निकालने में उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए अगर आलस है तो वो उन गुणों को निकालेगा नहीं। तो आलस के कारण उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। उसका जो जीवन है वो कहते हैं ना अनुशासन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आज का काम कल पर टालना है, बैठा रहेगा, सोता रहेगा, या आजकल मोबाइल एक ऐसा चीज बन गई कि मोबाइल लिए बैठा रहेगा। तो उसका जो गोल है, टारगेट है, वो सब इधर उधर हो जाएंगे जो भी उसने बनाया है। ना उसके जीवन में कोई नियमितता बचेगी, और उसकी जो जीवन शैली है वो भी सारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले तो देखिए अपना गोल, अपना टारगेट बनाना चाहिए, जिससे कि जब हम गोल बनाएंगे तो उसमें फिर एक हमें टाइम टेबल भी बनाना चाहिए। और हम अपनी मुद्राओं के द्वारा भी आलस को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए पृथ्वी मुद्रा और प्राण मुद्रा को अगर नियमित प्रतिदिन इसका अभ्यास किया जाए तो हम आलस को पूरी तरह से जड़ से भी खत्म कर सकते हैं। जी, बीना जी ने जैसे बताया कि आलस आजकल वैसे भी गर्मियाँ चल रही, तो आलस तो वैसे ही बहुत हमारे अंदर और ज़्यादा कूट-कूट के भर जाता है। तो अगर आपको आलस दूर करना है तो ये मुद्राएँ करिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ओजस सोल से जुड़ सकते हैं। ओजस सोल में आपको हमारे पूरे वीडियोज़ आप जुड़िए, और जो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं, आने वाले वीडियोज़ देख सकते हैं। अ, आप फ़ेसबुक पर और यूट्यूब पर, दोनों पर जुड़कर आप इस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अपने आप को तंदुरुस्त और ठीक कर सकते हैं। बीना जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई विचार है जो आप बीना जी से करना चाहते हैं बात, तो आप बस एक छोटा-सा काम करना है। आपको नीचे दिए जा रहा जो नंबर है उस पर कॉल करना है, और ईमेल आईडी दिया जा रहा है, मेल आईडी दिया जा रहा है, तो आप उस पर मेल कर सकते हैं और सीधा जुड़ सकते हैं बीना जी से। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।